डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग कोर्स प्रीवियस सेशन पर हमने नॉन लीनियर रिग्रेशन यानी सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन को डिस्कस किया और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद हमने प्रेडिक्टेड वैल्यू भी देखी जो काफ़ी स्मार्ट थी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस रिग्रेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यानी डिसीजन ट्री रिग्रेशन पढ़ने से पहले हमें एक वर्ड पढ़ना है जिसको हम कहते हैं कार्ड। व्हाट इज़ कार्ड? ए क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, यानी अगर आप रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन पर ट्री बेस काम करना चाहते हैं तो आप उसे कहते हैं कार्ड। ओके, इज अ प्रेडिक्टिव मॉडल, ये एक प्रेडिक्टिव मॉडल है यानी कार्ड जो कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों को हैंडल करता है, विच एक्सप्लेन हाउ एन आउटकम वेरिएबल वैल्यूज कैन बी प्रेडिक्टेड बेस्ड ऑन अदर वैल्यू। ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से एक वैल्यू प्रेडिक्ट होगी अपने प्रीवियस वैल्यू पर बेस करते हुए। ए कार्ड आउटपुट इज अ डिसीजन ट्री, यानी कार्ड का जो आउटपुट होता है वो एक ट्री की तरह होता है जिसको हम डिसीजन ट्री कहते हैं, वेयर ईच फोक is a split in a predictive variable and each end node contain a prediction for a outcome values। यानी जिस तरह से एक ट्री प्लॉट होती है, ठीक है, अभी हम ग्राफिकल देखेंगे तो और भी बेहतर तरीके से ये समझ में आएगी कि हर उसका एक जो अपकमिंग नोड है वो एक वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहा है किस बेस पर, जो उसके ऊपर वैल्यू मौजूद है। ठीक है, तो उसी चीज़ों को यहाँ पर बताया गया है कि हर नोड एक प्रेडिक्शन को कंटेन कर रहा है फॉर द आउटकम वेरिएबल्स, जो उसके आउटकम वेरिएबल्स हैं उसके बेस पर। ठीक है, ये किस तरह से काम कर रहा है इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज़ योर डेटा सेट, ठीक है ना, ये एक प्लॉट हुआ हुआ एक डेटा सेट है और आप इसमें देख रहे हो कि अगर आप इसमें लीनियर रिग्रेशन लगाओ, पॉलिनोमियल लगाओ, या ऑल्दो आप इसको रिंग फॉर्म पर लेकर आओ, जो कि अभी हमने प्लॉट किया सपोर्ट वेक्टर जो कि ऑलमोस्ट कर्व फॉर्म पे था, हाफ रिंग कह लें आप इसे, उसके बावजूद भी आपका डेटा सेट मैक्सिमम वैल्यू को यहाँ पर हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो एक बेहतर तरीके से क्या होगा कि मैं इस डेटा सेट को डिफरेंट चंक में डिवाइड कर दूं। ठीक है, मैं कह सकता हूं ये वाला पार्ट एक सेपरेट हो जाए, ये पार्ट सेपरेट हो जाए, ये पार्ट सेपरेट हो जाए और ये पार्ट सेपरेट हो जाए। ठीक है, तो सेपरेट करने के बाद जो हमारी डायग्राम होगी वो इस तरह से बन जाएगी। आप देख रहे हो कि हमने पूरे डेटा को डिफरेंट स्प्लिट कर दिया पार्ट। ठीक है, इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो वेरिएबल्स हैं जिसके बेस पर हम डिसीजन ले रहे हैं। एक्स एक्सिस में कोई भी वैल्यू हो सकती है, वाई एक्सिस में भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। सैलरी विद रिस्पेक्ट टू एक्सपीरियंस हो सकता है, पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू फैमिलीज, व्हाटएवर कोई भी डेटा सेट यहाँ पर हो सकता है। इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि इन फ्यूचर जब मैं प्रोडक्शन करूँगा तो सबसे पहले मैं रेंज डिसाइड करूँगा कि एक्चुअली जो वैल्यूज़ आ रही हैं उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू कहाँ पर लाई करती है। जहाँ पर लाई करेगी मैं उस स्प्लिट पे जाऊँगा और उस स्प्लिट पे जाने के बाद इन तमाम वैल्यूज़ का एक एवरेज काउंट करूँगा। ठीक है, पहले हम क्या करते थे, पूरे ओवरऑल डेटा सेट का एक एवरेज काउंट करके एक स्ट्रेट लाइन प्रेडिक्ट करते थे ना। अब हम स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे हैं बल्कि एक एक्चुअल डेटा तमाम चंक का एक एवरेज काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल इस डेटा सेट पे इस स्प्लिट के मुताबिक यहाँ की एवरेज वैल्यू है 2.5, सिमिलरली इसकी है 3.5, इसकी है 0.95, इसकी है -2.5, व्हाटएवर कोई भी वैल्यू यहाँ पर एवरेज होने के बाद हो सकती है। तो इस तरह से डेटा को प्लॉट करना और उसके बाद उसकी बिहाफ पर डिसीजन बनाना, ये हमारा एक डिसीजन ट्री कहलाता है। लेकिन अभी तक बात बहुत बेहतर तरीके से समझ में नहीं आ रही है कि एक्चुअली ये डिसीजन ट्री किस तरह से वर्क करेगा। तो इसको हम ट्री की तरह प्लॉट करें तो और भी ये बात बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमने एक वैल्यूज़ डिसाइड की हुई है कि अगर x की वैल्यू लेस देन 20 होती है तो हमें कहाँ जाना है और ग्रेटर देन 20 होगी तो हमें कहाँ जाना है। तो ये एक पूरी ट्री को प्लॉट कर रहा है। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 100 होगी तो मुझे कौन सी वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, वगरना कौन सी वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है। फिर इसी तरह यहाँ पर वैल्यू अगर 170 से लेस देन में यस होती है तो कहाँ जाना है, नो होती है तो कहाँ जाना है। और फिर अगर वो लेस देन 40 है तो मुझे क्या डिसीजन वैल्यू प्रिंट करनी है और इसी तरह कौन सी वैल्यू प्रेडिक्ट करके मुझे प्लॉट करनी है। ये ओवरऑल जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई आ रही है वो एक्चुअली एक डमी वैल्यू है जो हर एक स्प्लिट डेटा सेट की एक एवरेज वैल्यू को शो कर रहा है। तो जब ओवरऑल हमारा काम इसी फॉर्म पर होगा तो हम कह सकते हैं कि एक्चुअली जो डेटा सेट या जिस फॉर्म पर हमारी वैल्यू प्रेडिक्ट हो रही है वो एक डिसीजन ट्री के फॉर्म पर हो रही है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए कि एक्चुअली ये किस तरह से प्लॉट किया जा सके। तो ये ओवरऑल हमारा प्रीवियस वर्क है जिस पर हमने लास्ट टाइम सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन को प्लॉट किया था, लिहाजा मैंने इस कोड को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद Ctrl+N एंड Ctrl+V और इसे हम सेव कर लेते हैं डिसीजन ट्री रिग्रेशन के नाम से। Here it is। तो जो डेटा हमारे पास सेपरेट रहने वाला है वो सबसे पहले पार्ट तो हमारा ये दोनों है, क्योंकि वही उसी डेटा सेट पर हम इन चीज़ को इम्प्लीमेंट करने चाह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, वही रहेगा। इसी तरह से हमें अब यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा हम इसे कमेंट कर देते हैं।
तो मैंने इसे कमेंट कर दिया। तो सबसे पहले हम अपने वेरिएबल्स को यहाँ पर अपने कर्नल को रीस्टार्ट कर देते हैं, जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर प्लॉट थी वो चीज़ें डिलीट हो जाएं। नाउ सबसे पहले हम अपने डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं, जिस तरह से प्रीवियस सेशन पर हम काम कर रहे थे। ओके, हियर इट इज, इट्स इंपोर्टेड। नाउ अब यहाँ पर हम सपोर्ट वेक्टर पे काम कर रहे थे, लिहाजा अब ये जो इंपोर्ट होगा वो ट्री से ही होगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एसवीएम पे किया था। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्री, और सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर डिसीजन ट्री रिग्रेसर, डिसीजन ट्री REGRESSOR रिग्रेसर। ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है इसी तरह मैं यहाँ पर कॉल करूँगा। और अब यहाँ पर आने के बाद जिस पैरामीटर को हम यूज़ करेंगे वो है रैंडम स्टेट, क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो रैंडम स्टेट पर आ रही हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस सेशन के क्लासेस ऑब्जेक्ट पर भी रैंडम को यूज़ किया है। तो हियर इट इज़ रैंडम स्टेट एंड इट्स वैल्यू इज़ 0। ओके, और उसके बाद फाइनली हमारी वैल्यू फिट होती है एक्स एंड वाई पे, जो कि यहाँ पर हो चुकी है। वैल्यूज़ में वेरिएबल चेंज नहीं कर रहा हूँ, बेहतर प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पर इसे चेंज कर लें, इस वेरिएबल को नाम को। ठीक है, यानी आप इसे चेंज करके क्या बना सकते हैं, डिसीजन ट्री लीनियर नॉन लीनियर रिग्रेशन प्लॉट कर सकते हैं। तो जब मैं यहाँ चेंज नहीं कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी, तो सबसे पहले हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। इट्स एग्जीक्यूटेड। नाउ ओके, अब हम इसे विजुलाइज करते हैं कि एक्चुअली अब हमारा डेटा सेट किस तरह से विजुलाइज हो रहा है बाय यूजिंग डिसीजन ट्री रिग्रेसर। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज। अब आप देख रहे हो कि जब आपका डेटा सेट एक ट्री के फॉर्म पर प्लॉट होने लगा है तो आप कितने हद तक बेहतर प्रेडिक्शन कर सकते हो एज कंपेयर टू प्रीवियस सेशन। यानी प्रीवियस जहां पर हम सपोर्ट वेक्टर को यूज कर रहे थे वहां पर प्रेडिक्शन और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी। ठीक है, कुछ लाइन का गैप रह रहा था एक्चुअल यहाँ पर डेटा सेट पे, लेकिन अब हर एक नोड्स जो है वो डिफरेंट डिसीजन को शो कर रही है कि एक्चुअली इफ दिस कंडीशन तो यहाँ पर चले जाओ, फिर यहाँ पर चले जाओ और यहाँ पर चले जाओ। इसी तरह से ये पूरा ग्राफ यानी ये पूरी जो ट्री है, ठीक है, वो प्लॉट हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो विजुलाइज करने के बाद अब बारी आती है उस पॉइंट की जिस पॉइंट पर हमने वहाँ पर देखा था स्लाइड्स पर कि हर एक वैल्यू रेंज अपने एक एवरेज वैल्यू को क्या कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है। यानी मैं कह सकता हूं कि इन दोनों के दरमियान एक वैल्यू होगी जो ये सेंटर पे लाई करेगी, इसी तरह इन दोनों पॉइंट के दरमियान एक वैल्यू लाई करेगी सेंटर पर, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों के दरमियान। तभी तो मैं एक बेहतर प्रेडिक्शन बता सकूंगा ना। यानी जब तक मुझे 2 पॉइंट की वैल्यू नहीं पता चलेगी मैं एवरेज मालूम नहीं करके बता सकता। लिहाजा इस ग्राफ को मजीद पावरफुल बनाने के लिए और उसको इन्हेंस करने के लिए हमें इसकी रेजोल्यूशन को क्या करनी होगी, इम्प्रूव करनी होगी, ताकि वहाँ पर हम अपनी प्रेडिक्शन के वैल्यू को भी दिखा सकें कि इन दोनों पॉइंट के दरमियान की एवरेज वैल्यू क्या है। ठीक है, जिस तरह से हमने ग्राफ के अंदर स्प्लिट करके वहाँ पर बताया था कि यहाँ एक्चुअली ये जो स्प्लिट डेटा है इसकी एक एवरेज वैल्यू होनी चाहिए जो यहाँ पर प्रेडिक्शन के फॉर्म पर आए। लिहाजा इस ग्राफ को मैं कॉपी करता हूँ और इसको रेजोल्यूशन इसकी हाई करने के लिए इसमें कुछ लाइन ऑफ कोड मुझे ऐड करना होगा। मैंने इस कोड को पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम एक वेरिएबल यूज़ करते हैं जिसका नाम रखते हैं एक्स ग्रिड, और एक्स ग्रिड में मैं numpy डॉट अरेंज अपने वैल्यू की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को अरेंज में लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी रेजोल्यूशन डिफाइन करते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन क्या है, जब वो प्लॉट होगा तो हमें और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। अभी मैं इसकी वैल्यू 0.1 रख रहा हूँ, अभी हम इसे इंक्रीज भी करेंगे। इसके बाद दोबारा इसी वेरिएबल को मैंने कॉल किया एक्स ग्रिड को, और उसके बाद मैंने इस वेरिएबल को यूज़ करते हुए इसे रीशेप किया इसकी लेंथ पे। ठीक है, और इसकी लेंथ हमारी क्या होगी, 1 होगी। तो रेजोल्यूशन के लिए मैंने क्या किया, अपने वैल्यू को हाई रेजोल्यूशन पर ले गया और लेने के बाद रीशेप किया, और रीशेप करने के बाद जो भी इसकी लेंथ है उसके बिहाफ पर मैंने इसको प्लॉट कराना शुरू किया। तो जब मैं प्लॉट करा रहा हूँ तो अब जो एक्स ग्रिड है हमारा वो आ जाएगा प्लॉट के एक्स की जगह। ठीक है, ये जो प्लॉट में एक्स है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एक्स ग्रिड लिखूँगा।
तो मैंने इसको एक्स ग्रिड में कन्वर्ट किया, ठीक है, जैसे पहले भी ये एक्स था, एक्स ग्रिड में कन्वर्ट कर चुका हूँ। उसके बाद जो प्रेडिक्टेड वैल्यू भी यहाँ पर एक्स लिखी हुई है, लिहाजा ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक्स ग्रिड में कन्वर्ट हो जाएगी। और बस हम ग्राफ की जो वैल्यू है वो यहाँ पर मैं कर देता हूँ डिसीजन ट्री रिग्रेसर। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड लेट्स सी शिफ्ट, ओके, पी वाई मैंने कहीं लिखा है, इट इज एन पी नॉट पी वाई है, ठीक है। समटाइम मैं पी वाई लिख देता हूँ, कभी मैं एन पी लिख देता हूँ। numpy has not attribute, sorry it is not a range, it is a range, okay। रेंज की जो फंक्शन है उसे हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, नॉट अरेंज कर रहे हैं उसे। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज। अब रेजोल्यूशन हाई करने से वैल्यू हमारी आप देखो सेंटर पर आ रही है। पहले अगर मैं प्रीवियस वाले ग्राफ दिखाऊं आपको, ठीक है, वो जो इस तरह से था, ठीक है, हम दोनों को अभी विजुलाइज करेंगे। मैं इस एरिया को थोड़ा सा एनलार्ज कर लेता हूँ, ठीक है, और हम दोनों ग्राफ को एक साथ प्लॉट करते हैं। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट एंड हियर इट इज। आप देख रहे हो कि पहली जो ग्राफ है हमारी, उसकी विजुलाइजेशन जो है वो एक्चुअल डेटा सेट पे बेस कर रही है, लेकिन जो सेकंड जहां पर हमने रेजोल्यूशन को हाई करके शो किया है वो इन दोनों डेटा सेट के दरमियान वैल्यू आ रही है। आप देख रहे हो दूसरी और तीसरी वैल्यू के दरमियान वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का ये सेंटर है, फिर इनका सेंटर ये, फिर इनका सेंटर ये, और ये विजुलाइजेशन और भी बेहतर हो गई। जब ये बेहतर हुई तो अब जब मैं इस प्लॉट के बिहाफ पर, ठीक है, जो विजुलाइजेशन की रिस्पेक्ट से थी वो मैंने दिखा दी कि अब मेरा जो ट्री है वो डिसीजन ट्री बन चुका है, और हर एक ट्री के दरमियान जो वैल्यू है वो उसका स्प्लिट डेटा एवरेज के फॉर्म पर यहाँ पर मौजूद है। लिहाजा अब हम फाइनल राउंड की तरफ चलते हैं इस एल्गोरिथम के, जो कि क्या है, हमारी प्रेडिक्शन है। लिहाजा लेट्स सी, प्रेडिक्शन के लिए हमारी वैल्यू वही रहेगी, एनपी शेप 6.5 ही वैल्यू को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पर हमने इस लाइन को प्लॉट नहीं करना है क्योंकि मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड डेटा को इस्तेमाल नहीं किया है। लिहाजा इस कोड को हम यहाँ से डिलीट करते हैं। प्रोडक्शन की क्लास वैसे ही रहेगी। शिफ्ट एंटर टू एग्जीक्यूट, and here it is, your predicted value is $150,000, ठीक है। तो अब जो प्रोडक्शन है हमारी वो $150,000 है एज कम्पेयर टू प्रीवियस, जहाँ पर हमारी वैल्यूज़ थोड़ी सी लाई कर रही थी। यहाँ पर डिसीजन ट्री के ज़रिए से हमने वैल्यू को और भी एक्यूरेट किया है। तो अब जो 6.5 पर हमारी वैल्यू आने वाली है वो वही आने वाली है जो एक्चुअल यहाँ पर मौजूद है। तो आप यहाँ पर वैल्यू देख रहे हो कि 150,000 to $200 यहाँ पर मौजूद है, और जो हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो एक्चुअल यही 5 है जो कि यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरह से हमने उसी डेटा सेट को डिसीजन ट्री पर अप्लाई करके देखा कि एक्चुअली जो काम हमारा सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन कर रहा है वो डिसीजन ट्री और भी बेहतर तरीके से ना सिर्फ विजुलाइज कर सकता है बल्कि प्रेडिक्ट करके भी हमें दिखा सकता है, जिसकी वैल्यू अभी हमने प्रेडिक्ट करके यहाँ पर देखी। अब हम फाइनली आगे मूव करेंगे जो कि हमारे एक और नॉन लीनियर रिग्रेशन का है, जिसको हम कहते हैं रैंडम फॉरेस्ट। अभी आपने देखा कि आपका जो डेटा सेट है वो एक ट्री पर बेस करता है, ठीक है। अगर आप बगौर उस डेटा को देखें जो कि हमने लास्ट टाइम स्लाइड पर डिस्कस किया अभी इसी सेशन पे, वहाँ पर हम आपका पूरा डेटा सेट एक ट्री पर बेस कर रहा है। अगर मैं उसी ट्री को मल्टीपल ट्री में कन्वर्ट कर दूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये एक फॉरेस्ट बन गया। तो नेक्स्ट सेशन पर इस पर बात करेंगे कि एक्चुअली इसी डेटा सेट को हम रैंडम फॉरेस्ट पर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं।